आपने ये बात नोट की होगी कि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के बाद, ब्लास्ट के बाद 2 ड्रोन हमले किए हैं और ये कहा है कि उसने हमला करने वाले आतंकवादियों को मार दिया है। इसके अलावा एक गाड़ी में रखे वो विस्फोटक भी नष्ट करने का अमेरिका ने दावा किया है, जिनके दम पर और हमले किए जा सकते थे। लेकिन आज कोई भी अमेरिका से इन ड्रोन हमलों का सबूत नहीं मांग रहा। जबकि आपको याद हो तो 2 साल पहले जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भारत ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया ने भारतीय सेना से इसके सबूत मांगे थे। और आपको याद होगा तभी से हमारे देश में सबूत गैंग की शुरुआत हुई थी। ये दोहरे मापदंड हैं, इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो इन हमलों का आज पूरी दुनिया को सबूत दे। आपने देखा होगा कि भारत का मीडिया भी वही मीडिया, वही सबूत गैंग जो भारतीय सेना पर सवाल उठा रहा था, अमेरिका के इस दावे को चुपचाप बिना सबूत के मान रहा है। दुनिया का मीडिया भी अमेरिका से कोई सवाल नहीं उठा रहा कि क्या वाकई अमेरिका ने उन्हीं आतंकवादियों को मारा है इन ड्रोन हमलों में जो काबुल पर हमले के जिम्मेदार थे, या फिर उन्होंने किसी और को मार दिया है और यह कह दिया कि उन्होंने बदला ले लिया। आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि अमेरिका की सेना ने जिस गाड़ी में आतंकवादियों के होने का दावा किया था, उस गाड़ी में आखिर कौन कौन से आतंकवादी बैठे थे। इस हमले में यह बच्ची मारी गई है। क्या यह बच्ची आपको आतंकवादी दिखती है? यह अमेरिका के ड्रोन हमले में मारी गई बच्ची की तस्वीर है। इस हमले में ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए जो शायद आपको आतंकवादी नजर नहीं आएंगे। ये दोनों शायद भाई थे और ये भी अमेरिका के इस ड्रोन हमले में मारे गए। इस हमले में ये 2 भाई भी मारे गए। क्या इनमें से कोई आपको आतंकवादी लगता है? तो ये वो लोग हैं जो अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि उसने आतंकवादियों को मार डाला है। अमेरिका ने रविवार यानी कल ही यह दावा किया था कि उसने काबुल एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को एयर स्ट्राइक में नष्ट कर दिया है। दुनिया ने इस स्ट्राइक की जो तस्वीरें न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में देखी, वो कुछ इस तरह थी। आप भी देखिए, हमारे पास भी ये तस्वीरें आई थी और ये तस्वीरें इस तरह से दिख रही थी जब अमेरिका ने ये ड्रोन स्ट्राइक की थी। 27 अगस्त को नंगरहार पर जो स्ट्राइक की थी उसकी तस्वीरें भी हैं और ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है ये कल की तस्वीरें हैं। इनमें से एक घर से धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा और इस घर के बाहर एक गाड़ी बिल्कुल जली हुई और नष्ट हालत में खड़ी थी। अमेरिका का दावा है कि इस गाड़ी में विस्फोटक था और इसे चला रहे लोग काबुल एयरपोर्ट पर फिर से ब्लास्ट करने जा रहे थे। ये लोग हमला करने के लिए जा रहे थे और पूरा विस्फोटक गाड़ी में भरा था। जबकि सच यह है कि अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में जो 10 लोग मारे गए हैं, इनमें से 7 तो सिर्फ बच्चे थे। क्या अमेरिका इन बच्चों को आतंकवादी साबित करने वाले सबूत दुनिया के सामने आज पेश करेगा? काबुल में हमारे संवाददाता अनस मलिक जब काबुल एयरपोर्ट से कुछ दूर इसी रिहायशी इलाके में आज पहुंचे तो हमें पता चला कि इस ड्रोन हमले में मारे गए 10 में से 9 लोग एक ही परिवार के थे और इनमें जिस अफगान नागरिक को आतंकवादी बताया गया है वो असल में एक इंजीनियर था जो पिछले 17 वर्षों से जापान की एक कंपनी के लिए काबुल में ही काम कर रहा था। इसलिए क्या अमेरिका आज ये साबित करेगा कि उसके हमले में मारा गया अफगान इंजीनियर वाकई में एक आतंकवादी था और उसका पूरा परिवार, जिसमें ये बच्चे भी शामिल हैं, क्या ये सारे बच्चे आतंकी गतिविधियों में शामिल थे? तीसरी बात, अमेरिका का दावा है कि उसने इस गाड़ी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था। अमेरिका का यह भी दावा है कि उसकी एयर स्ट्राइक के बाद 2 और बड़े धमाके हुए और ये धमाके गाड़ी में रखे विस्फोटक की वजह से हुए। लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, जो इसके चश्मदीद गवाह हैं, उनका यह दावा है कि सिर्फ एक ही धमाका हुआ था और सबसे बड़ी बात, धमाके के बाद वहां विस्फोटक की कोई दुर्गंध नहीं थी। और सारी दुनिया यह जानती है कि जब विस्फोटक फटता है, जब बारूद में आग लगती है तो उसकी एक अलग दुर्गंध होती है जो पूरे हवा में, पूरे इलाके में फैल जाती है। लेकिन इस विस्फोट के बाद वहां कोई दुर्गंध नहीं थी। तो क्या अमेरिका दुनिया को इस बात का सबूत देगा कि जिस गाड़ी को उसने धमाके में उड़ाया है, क्या वाकई में उसमें विस्फोटक भरा हुआ था?
हमारे संवाददाता अनस मलिक ने ऐसे तमाम लोगों से बात की है जो उस समय उसी जगह पर मौजूद थे, और इन सब लोगों का दावा है कि धमाके से पहले गाड़ी घर के बाहर नहीं थी। ये परिवार और बच्चे गाड़ी में बाहर गए थे और जैसे ही घर पहुंचे तो उसके बाद ड्रोन से यह हमला हुआ है। इसलिए यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने गलती से इस गाड़ी को निशाना बनाया, और अगर यह सही है तो यह अमेरिका की बहुत बड़ी चूक है और दुनिया अमेरिका को इसके लिए माफ नहीं करेगी। अमेरिका ने अब तक एक भी ऐसा सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि इस गाड़ी में विस्फोटक था और ये 7 बच्चे और उनका परिवार आतंकवादी थे। लेकिन इसके बावजूद विदेशी मीडिया भी अमेरिका की तारीफ कर रहा है और यहां हमारे देश का मीडिया भी अमेरिका के गुणगान कर रहा है। और हमारा जो सबूत गैंग है, जो हमारी सेना से तो सबूत मांगता है, लेकिन हमारे देश के सबूत गैंग ने भी अमेरिका से कोई सबूत नहीं मांगा, क्योंकि वो अमेरिका है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता। आपको याद होगा जब भारत एयर स्ट्राइक करता है तो यही मीडिया सवाल उठाता है और सबूत भी मांगता है, इसीलिए हम इन्हें सबूत गैंग कहते हैं। लेकिन आज ये सबूत गैंग खामोश है। अमेरिका के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में उसने MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था, और यह वही ड्रोन है जिसकी मदद से उसने ईरान के शीर्ष कमांडर, वहां की सेना के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एक मिसाइल हमले में मारा था। इस ड्रोन का वजन 2223 किलोग्राम होता है और यह लगभग 1700 किलोग्राम वजन के साथ 15 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, और इसकी प्रति घंटा जो स्पीड है, गति, वो है 482 किलोमीटर। यानी ये एक छोटे मोटे विमान की तरह ही है। इसको कहते तो ड्रोन है, लेकिन असल में ये विमान के बराबर ही गति से उड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह जमीन से सिर्फ 250 से 300 मीटर ऊपर होता है तो इसका शोर निशाने पर लोगों को सुनाई नहीं देता, यह चुपचाप आता है। काबुल और नंगरहार में अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है पिछले 3 दिनों में, उन सब में इसी ड्रोन का प्रयोग हुआ है, और अमेरिका का दावा है कि उसने इस ड्रोन से हेल फायर मिसाइल लॉन्च की है। यह हेल फायर मिसाइल, ये इससे ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि इसमें 6 खतरनाक ब्लेड्स लगे होते हैं जो किसी भी गाड़ी की छत को चीरकर अपने निशाने को मार डालते हैं। वर्ष 2010 से पहले जब अमेरिका पाकिस्तान में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा था, तो इन हमलों में आम नागरिकों की जान काफी हद तक जाती थी, और इसके लिए अमेरिका की पूरी दुनिया में आलोचना भी होती थी। इसी के बाद अमेरिका ने इस मिसाइल को तैयार किया जो केवल टारगेट को निशाना बनाती है और बाकी लोग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो इस मिसाइल के बारे में यह कहा जाता है कि ये इतनी प्रिसाइज है, ये इतनी सटीक है कि अगर एक ही गाड़ी में आपको सिर्फ ड्राइवर को मारना है और आपको यह देखना है कि बाकी के लोग ना मारे जाएं, तो ये इतनी सटीक होती है कि उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही मरेगा, बाकी सब बच जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि नंगरहार में उसने ISIS खुरासान के जिन 2 आतंकवादियों को मारा है, वो एक ऑटो रिक्शा में थे, और इस मिसाइल के इस्तेमाल से आम लोग जो आसपास थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन एक सच ये भी है कि इस मिसाइल को लेकर किसी के पास भी ज्यादा जानकारी है ही नहीं, और अमेरिका विस्फोटक मिसाइलें इस्तेमाल करके कई बार यह दावा करता है कि उसने हेल फायर मिसाइल लॉन्च की है, और दुनिया उसकी बातों को आसानी से मान लेती है, उन पर यकीन कर लेती है। इस एयर स्ट्राइक पर हमने काबुल से आज आपके लिए एक बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो अमेरिका के दावों की बारीकी से पड़ताल करती है। इसलिए इस रिपोर्ट को आज आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमारे संवाददाता इस समय काबुल में हैं और ये रिपोर्ट आपको जी न्यूज़ के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ग्राउंड जीरो से ये पहली रिपोर्ट है किसी भारतीय चैनल पर। मैं सब मौजूद हूँ उस जगह पर
उसी गाड़ी के ऊपर जिस गाड़ी को अमेरिका की जानिब से दावा किया गया कि इसमें दहशतगर्द अनासर जो कि ISK से लिंक थे वो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ और बता रही है। वो गाड़ी है, ये रॉकेट के रेमिनेंट्स हैं और इस गाड़ी के अंदर जो हैं, जो इलाका मकीन बताते हैं, इसमें 10 शहरी मौजूद थे, जिसमें 3 बच्चे भी कम उम्र बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने अमेरिका के दावे की नफ़ी की है। 10 लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी शहादत की, उनकी हलाकत की बात हो रही है। One of my family member called me that Khamenei's मेरा भाई जापानी कंपनी के साथ इंजीनियर था। उसका किसी आतंकवादी संगठन के साथ कोई संबंध नहीं था। our neighbors know about us that he is worked as an engineer. ये एक बहुत बड़ी गलती है। वो निर्दोष था। जब ये हमला हुआ तब वो गाड़ी को पार्क कर रहा था। ये मेरे दोस्त का घर था और वो पेशे से एक इंजीनियर था। उसका तालिबान या सेना से कोई लेना देना नहीं था। از برادرزاده‌هاش که رومال نامش از 3 تا طفلش از بین رفته. आज सुबह काबुल जो है वो ब्लास्ट की जो है आवाज़ों से वो जागा। उनके लोगों की, काबुल के लोगों की सुबह जो है वो धमाकों की आवाज़ से हुई और फिर पता चला कि वो धमाके रॉकेट इंटरसेप्ट से, जो रॉकेट्स काबुल एयरपोर्ट की जानिब फायर किए गए थे खैर खाना की तरफ से, जो कि साउथ ऑफ काबुल के अंदर इलाका एक आता है। जो हुकाम है उन्होंने भी कंफर्म किया कि इन रॉकेट्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बायस ये धमाकों की आवाज़ आई। बड़े ज़ोरदार धमाके थे जिनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उन बच्चों की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं जो बच्चे इस ड्रोन हमले में मारे गए हैं। और अमेरिका ये दावा करता है कि इस ड्रोन हमले में उसने आतंकवादियों को मार डाला है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये सब आपको आतंकवादी लगते हैं? और ये सब एक ही परिवार के हैं। और जिस आदमी को वो कह रहा है कि ये आतंकवादी था, वो भी एक इंजीनियर था और जापान की एक कंपनी में काम किया करता था। लेकिन इन बच्चों को आप देखिए, ये वो बच्चे हैं जिनकी शायद कोई गलती नहीं थी, इन्हें पता भी नहीं था इनके साथ क्या होने वाला है। और आतंक को मिटाने के नाम पर अमेरिका ने इतनी बड़ी चूक कर दी कि ये सारे के सारे लोग उस ड्रोन हमले में मारे गए हैं। इसलिए आज दुनिया भर के सामने हम ये सवाल उठाना चाहते हैं। ये बच्ची जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 साल की बच्ची थी। 2 साल की बच्ची को अमेरिका ने इस तरह की मौत दी है। इसलिए पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया से आज सवाल यह है कि अमेरिका ने ये जो ड्रोन हमला किया है, ये शक के घेरे में है। और ये सारे सबूत देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका से बहुत बड़ी चूक हुई है और अमेरिका इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के देशों को, उनके नेताओं को, सरकारों को और मीडिया को भी अमेरिका से सवाल करना चाहिए कि जो वो दावे कर रहा है, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि उन्होंने 2 एयर स्ट्राइक किए हैं और काबुल पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मार डाला है, क्या वो वाकई में आतंकवादी थे या फिर उन्होंने 2 एयर स्ट्राइक करके कुछ लोगों की हत्या की है और दुनिया को ये कह दिया है कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया है। और इन बच्चों को मारकर वो ये कह रहा है कि ये आतंक के खिलाफ उनकी लड़ाई है। अब इस घर से बाहर आपको लेकर चलते हैं और आपको काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पिछले 2 हफ्तों से लगातार खचाखच हजारों लोगों से भरा हुआ था। लेकिन आज देखिए ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। आज वहां पर एक आदमी नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ नहीं है। जो लोग इस उम्मीद में एयरपोर्ट के बाद कई दिनों तक खड़े रहे, भूखे प्यासे, पानी में, नाले के अंदर खड़े रहे, वो अब हथियार डाल चुके हैं। और ये तमाम लोगों को पहले ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इनकी बारी आएगी, एक ना एक दिन इनकी लॉटरी लगेगी, एक ना एक दिन इनकी किस्मत जाग जाएगी और ये भागने में कामयाब हो जाएंगे।
आपको याद होगा, इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो हवाई जहाज से भी लटक गए थे और फिर वो भी बाद में मारे गए। लेकिन अब ये सारे लोग निराश होकर वापस लौट आए हैं और इन्होंने अब अपनी हार मान ली है और इन्होंने अपनी बदकिस्मती को अब स्वीकार कर लिया है। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत इवैक्यूएशन की प्रक्रिया 31 अगस्त को रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। यानी अब कुछ ही घंटे बचे हैं और इन सब लोगों ने भी अब ये मान लिया है कि अब इनका कोई चांस नहीं है। अब इन्हें यहीं इसी नर्क में जीना होगा जब तक भी इनकी किस्मत साथ देती है। 14 अगस्त से लेकर अब तक अफगानिस्तान से कुल मिलाकर 1,16,700 लोग ही दूसरे देशों में जा पाए हैं। 1,16,000। इनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं, नेटो देशों के लोग भी हैं और भारत आए हिंदू, सिख और अफगान नागरिक भी हैं। हालांकि अब भी ऐसे हजारों विदेशी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जो अभी तक जा नहीं पाए। इसलिए इन लोगों का क्या होगा, अब आप वो समझिए। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि तालिबान ने 31 अगस्त के बाद भी उसके नागरिकों को सेफ पैसेज देने का वादा किया है। उसका यह भी कहना है कि वो तालिबान को अपना वादा पूरा करने पर मजबूर कर देगा और इसके लिए उसने अब चीन की मदद मांगी है। यानी नौबत यहां तक आ गई कि अमेरिका तालिबान से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन से मदद मांग रहा है। नेटो देश ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखेंगे जिसके तहत काबुल एयरपोर्ट के आसपास एक सेफ जोन बनाया जाएगा जिसमें उनके नागरिकों को वहां सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन यहां भी बड़ी चुनौती चीन और रशिया है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और वो इन देशों ने अब तक इस पर अपना कोई रुख साफ नहीं किया है। लेकिन अभी तक जो लगता है वो ये कि सुरक्षा परिषद के दो बड़े देश रशिया और चाइना, ये दोनों अभी तालिबान के साथ हैं। इसलिए वो कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे संयुक्त राष्ट्र में भी जो तालिबान के खिलाफ जाता हो, या चीन तो ये भी चाहेगा कि कोई प्रस्ताव पाकिस्तान के खिलाफ भी ना आए। अफगानिस्तान के जो लोग काबुल एयरपोर्ट में घुसने में नाकाम रहे, वो हो सकता है अब सीमा के रास्ते, सड़क के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करें। इसकी भी संभावना है कि तालिबान अब अमेरिका पर दबाव बनाए और 31 अगस्त के बाद एयरपोर्ट पर ही कब्जा कर ले। अगर एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया तो जो देश अपने नागरिकों की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज अमेरिका और नेटो देशों के सामने यह भी सवाल है कि वो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान के सामने या तो गिड़गिड़ाएं या तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करके अपने नागरिकों को बचाएं। वो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे या फिर लड़ाई करेंगे? 20 साल पहले, आपको याद होगा, 20 साल का ये पूरा चक्र है, अब ये समाप्त हुआ है। अमेरिका के चरित्र को आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब काबुल हमले में शहीद हुए अमेरिका के 13 सैनिकों को डेलावेयर एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी जानी थी। ये वो लोग हैं जो काबुल के हमले में मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां श्रद्धांजलि देने के लिए गए और श्रद्धांजलि देते समय वो अपनी घड़ी को देखने लगे और इस पर उनकी बहुत आलोचना हो रही है। इससे यह संदेश गया कि वो व्यस्त हैं और उन्हें वहां से जाने की जल्दी है। आप भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। तो यहां आप देखिए, जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उस समय भी उनका ध्यान उनकी घड़ी पर है। और ऐसे समय में भी घड़ी कौन लोग देखते हैं? वो लोग देखते हैं जो ये देख रहे होते हैं कि उन्हें जल्दी है, वो जल्दी से यहां से जाना चाहते हैं और वो शायद ये सोच रहे होते हैं कि इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम क्या है। और वो लोग घड़ी देखते हैं जिनका पूरा ध्यान उस समय वहां पर नहीं होता। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि बाइडेन ने ऐसा करके शहीदों का अपमान किया है, लेकिन हमें लगता है कि बाइडेन का यह व्यवहार अमेरिका का ही असली स्वभाव दिखाता है, जिसके लिए कोई भी तब तक मायने ही रखता है जब तक वो उसके काम आ रहा है। और यह अप्रोच अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी दिखा चुके हैं। जॉर्ज बुश सीनियर
1992 में प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक जरूरी सवाल पर बहस के दौरान ऐसे ही अपनी घड़ी देख रहे थे, जिसके बाद लोगों ने तब कहा था कि उनके लिए बहस शायद मायने ही नहीं रखती और वो वहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख लीजिए, यह 1992 की तस्वीर है। 1974 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन लोगों से हाथ मिलाते हुए अपनी घड़ी पर नजरें गड़ाए हुए थे और तब भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.